नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर रिम्पी सरीन एंड आई एम हेयर एट चंडीगढ़ कैंसर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, which is a small daycare center that runs under the auspices of Dr. Jatin Sareen, who is a senior medical oncologist here in Chandigarh with more than 25 years of experience. आज का जो मेरा डिस्कशन का विषय है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है विच इज़ फेस्ड बाय द पेशेंट्स व्हेन दे आर टेकिंग कीमोथेरेपी और इवन एनी सपोर्टिव थेरेपी फॉर कैंसर। और वो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की या कब्जी की या मोशन नहीं पास होना उसकी। ठीक है, तो क्या होता है कि 90% ऑफ द पेशेंट्स during the therapy period one or the other time face this problem। बहुत ही कॉमन विषय है ये और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पेशेंट्स की, बट द थिंग इज पेशेंट बहुत हिचकिचाता है ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। ओनली व्हेन वी पोक द पेशेंट, हम पेशेंट से जब पूछते हैं सामने से तब वो बताते हैं, अदरवाइज most of the patients are very hesitant to discuss this problem of constipation, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में तो एक प्रॉब्लम है ही, बल्कि इसके अलावा ये और बहुत प्रॉब्लम्स को ओरिजिन देती है, जैसे कि पेशेंट के पेट में अफारा आ जाना, पेट फूला फूला लगना, भूख ना लगना, खा नहीं पाना, मुंह में अल्सर होना और इन जनरल डिस्कम्फर्ट। सो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है कॉन्स्टिपेशन का। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पेट साफ ना होना। नॉर्मल लोगों में हम कहते हैं कि अगर 3 दिन तक उनको कोई मोशन पास ना हो या एवरी थर्ड डे वो मोशन पास कर रहे हैं तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बट इन आवर पेशेंट्स मैं कहूँगी कि अगर पेशेंट 1 या 2 दिन एवरी डे अगर उसका पेट साफ नहीं हो रहा है या एट मैक्स 2 दिन तक पेशेंट का पेट साफ नहीं हो रहा है, देन इट हैज टू बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडली, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल होना, हार्ड स्टूल होना या खुल के पेट साफ ना होना, दे ऑल आर साइंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक तो जो रीज़न है वो है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जो इन इटसेल्फ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे कि बड़ी आंतड़ियों का कैंसर, कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर, जिसमें कि सबसे कॉमन सिम्टम पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है, फॉलोड बाय इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, जो कि जो ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर सीए कोलन। बाकी बहुत सारे कैंसर्स जो पेट में पनप रहे होते हैं जिसकी वजह से पेट में गांठ हो जाती है, जैसे कि फीमेल्स में है ओवेरियन कैंसर्स हैं, फिर लिम्फ नोड के कैंसर्स हैं, कोई लिम्फोमास है या कोई रेट्रोपेरिटोनियल मास है या फिर कोई किडनी कैंसर है या स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर है या कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स हैं। तो जो भी तरह की पेट में डिफरेंट तरह की पेट में जो गांठें हो सकती हैं, अगर वो उनका दबाव लार्ज इंटेस्टाइन पे है, बड़ी आंतड़ियों पे है, तो वो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। और जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, तो उसके साथ क्या होता है कि नीचे से म्यूकस डिस्चार्ज होता है और ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। तो दैट इन सेल्फ, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो एक एनीमिया का कॉज भी हो सकता है। तो ये हुए कि कैंसर डायग्नोसिस के टाइम या बिफोर कैंसर जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है। जब हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है रिलेटिव्स का, पेशेंट्स का, वही होता है कि मैम इनको अब डाइट क्या देनी है।
तो आजकल बहुत अवेयरनेस है डाइट के बारे में, बहुत कुछ नेट पे अवेलेबल है। वैसे भी आजकल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, इवन नॉर्मल इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं डाइट को लेके। तो अब तो मुझे डाइट के लिए बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ता है। बट फ्रॉम माई साइड विच आई टेल द पेशेंट्स इज़ टू टेक केयर अबाउट देयर बाउल मूवमेंट। तो अब मैं पेशेंट्स को जो समझाती हूँ यही है कि डाइट आप अपना अच्छा ले सकते हैं। आपके रिलेटिव्स को पता है क्या देना है आपको पता है आपको क्या खाना है। पर अगर आपकी बावल मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, मतलब आप खाना खा रहे हैं, अगर खाने पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं लेकिन उसको इवैक्यूएट नहीं कर रहे हो, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे हो, तो जो आपकी आंतड़ियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक इन द सेंस कि वो और खाना नहीं रिसीव करेगी। उससे क्या होगा कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को पेट में फूला फूला महसूस होगा, गैस की दिक्कत होगी, खाना ऊपर आ रहा है ऐसा लगेगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, माउथ अल्सर्स होंगे। तो अब जो मैं फर्स्ट जो चीज़ पेशेंट को समझाती हूँ वो ये है कि पेशेंट को अपनी बाउल हैबिट्स का ध्यान रखना है। तो जितना स्ट्रेस और जितना कंसंट्रेशन उनका डाइट पे है उतना ही उनका कंसंट्रेशन और उतनी ही इम्पोर्टेंस उनको अपने बाउल मूवमेंट में देनी है, बाउल क्लियर करने पे देनी है, मोशन हर रोज पास करना है। जितना उन्होंने खाया है, चाहे थोड़ा खा रहे हैं चाहे ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वो एवरीडे का एवरीडे वेस्ट जो है वो डिस्कार्ड होना चाहिए। ये एक गुरु मंत्र है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द साइकिल ऑफ इनटेक एंड इवैक्यूएट। अगर ये साइकिल ठीक ठाक चलती रहेगी तो जो पेशेंट की कीमोथेरेपी के बीच का जो टाइम है, चाहे वो 1 वीक है, चाहे 15 डेज है, चाहे 21 डेज है, वो बिल्कुल कंफर्टेबली निकलेगा। उसके और साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चाहे वो साइटोपिनियाज है जिसमें कि सेल काउंट कम हो जाता है, चाहे वो एनीमिया है, चाहे वो इन्फेक्शन है। सब चीज़ों के जो इंसिडेंट्स हैं वो ये एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान रखने से बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। अब आते हैं कि हमें अपने बाउल मूवमेंट का या कॉन्स्टिपेशन का ध्यान कैसे रखना है। जैसा हम खाना खाएंगे, जो हमारी इनटेक होगी, हमारी बाउल मूवमेंट जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अच्छी बाउल मूवमेंट के लिए और कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए पेशेंट का जो है लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। लिक्विड इंटेक पर डे कम से कम 3 to 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड बहुत ज़रूरी है। लिक्विड में आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, या हम जो आपको पोशन बताते हैं जिसमें कि नींबू पानी, अदरक का रस और पुदीना डाल के जो हम पेशेंट के लिए पानी प्रिपेयर करते हैं वो आप कम से कम 1 लीटर हर रोज़ का लीजिए। देन दूध है, लस्सी है और सूप्स हैं, ये आप ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं, व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, और जो सेमी सॉलिड फूड आप ले रहे हैं उसके साथ भी आपका वाटर इंटेक होता है। वाटर इंटेक या लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 3 to 4 लीटर्स। ये वैसे भी कीमोथेरेपी पेशेंट्स के लिए लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज जो भी कीमोथेरेपी से जो गंदगी निकलती है वो हमारा जो एग्जिट है वो जो है यूरिन के रास्ते बाहर निकलती है। तो कीमोथेरेपी का जो एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी है और जो उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से डिस्कार्ड करने के लिए लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है खाने के कंटेंट्स। खाने में क्या अच्छा होना चाहिए, तो खाने में फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये फाइबर किस में होता है? ये फाइबर वैसे तो जो हम ट्रेडिशनल इंडियन फूड खाते हैं और जो हम अपनी रूटीन की जो सब्जियां खाते हैं सब में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं कुछ फाइबर रिच फूड के बारे में बात करूं तो वो है जैसे घिया है, कद्दू है, तोरी है, बीन्स हैं, हर तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इनमें सब में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेकेंडली छिलके वाली जो दालें हैं, चाहे वो मूंग दाल है या कोई भी साबुत दाल है, चने हैं, राजमा हैं, दे कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर।
जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जैसे मटर है, गोभी है, गाजर है और बीन्स हैं या करेला है और जो भी आप कैप्सिकम वगैरह जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको आपने एक अच्छे पोर्शन में डाइट में इंक्लूड करना है। पेशेंट की डाइट में मतलब 2 बोल्स ऑफ वेजिटेबल, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। और जो फाइबर वाली गार्ड फैमिली की जैसे घिया, कद्दू, तोरी जो है ये आपको अच्छे अमाउंट में यूज़ करना है। मतलब चाहे आप इसको छुपा के दीजिए पेशेंट को, चाहे आप उसकी सब्जी बना के दीजिए, चाहे आप उनके राइस में बॉईल करें या खिचड़ी में डालें या सूप में डालें, उसकी जो मात्रा है वो पेशेंट के अंदर अच्छी अमाउंट में जानी चाहिए। जो नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए, ये तो हो गया डाइटरी। जो थर्ड है वो हम कुछ मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। कोई भी स्टूल सॉफ्टनर जो है जैसे कोई लैक्सेटिव है, क्रेमाफिन ले रहे हैं या लैक्स मूव ले रहे हैं या जो भी पेशेंट डल्कोलेक्स ले रहे हैं, कुछ भी जो स्टूल सॉफ्टनर है वो अपना पेशेंट रेगुलरली स्टार्ट कर दे अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है वो कीमोथेरेपी से पहले ही है। और जितनी डोज पेशेंट को एडवाइस की गई है वो डोज में पेशेंट रात को एक बार ये दवाई ले सो दैट मॉर्निंग तक उसका इफेक्ट आ जाए। और कुछ हमारे टिप्स भी हैं पेशेंट के लिए कि ये कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए। ये है कि मॉर्निंग में उठ के कुछ भी गर्म लिक्विड वो ले ले, 1 ग्लास या तो गर्म पानी, या अगर जैसे हम इंडियंस हैं तो हमें बेड टी की बहुत हैबिट है तो आप अपनी टी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या 1 ग्लास आप गर्म दूध ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम कुछ वार्म लिक्विड देते हैं तो उससे जो है हमारी बाउल मूवमेंट्स स्टिमुलेट होती है और वो स्टिमुलेट होने से हमारा जो है वो बावल जो है या हमारा पेट जो है वो साफ हो जाता है। दूसरा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको जाना है पेट क्लियर करने के लिए, आपको मोशन जैसा लगे, तो उसको डिले नहीं करना है, उसको रोक के नहीं रखना है। व्हेन यू फील द प्रेशर, आपको तभी के तभी जाके अपना मतलब यू शुड गो टू द लैबोरेटरी एंड क्लियर योर बावल्स। तीसरा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। वॉशरूम में कुछ टाइम के लिए बैठे आप 10-15 मिनट, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, बिकॉज इससे जो आपका जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे इंजरी हो सकती है जो कि बहुत पेनफुल होती है और एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकती है। फिर ज़्यादा स्ट्रेन करने से स्टूल के साथ ब्लड भी पास हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। जो नेक्स्ट आप ध्यान रख सकते हैं टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, वो ये है कि कभी कभी जैसे कि कीमोथेरेपी से म्यूकोसाइटिस हो जाता है, मुंह पक जाता है, तो जो पूरी हमारी आंतड़ियों की लाइनिंग है वो भी पक जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो डिफिकेशन है या जो स्टूल पास करने का प्रोसेस है वो कभी कभी पेनफुल हो जाता है। तो उसका भी यही इलाज है कि आप पेशेंट को लैक्सेटिव दो या स्टूल सॉफ्टनर दो, जिससे कि स्टूल्स हार्ड ना रहें और सॉफ्ट होके वो फिर इजीली पेशेंट पास कर सकता है। जब हम स्टूल सॉफ्टनर ले रहे हैं और सेमी सॉलिड स्टूल पास कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपना जो नीचे वाला पोर्शन है उसके हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, उसको प्रॉपरली क्लीन करके रखना है। क्योंकि अगर जब कीमोथेरेपी के बाद जब न्यूट्रोपीनिया होता है, न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाते हैं, तो जो इन्फेक्शन का जो सोर्स होता है वो हमारे खुद के बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया है। तो इसलिए नीचे जो एरिया है, यूरोजेनाइटल जो एरिया है, उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। तो इससे बस कॉन्स्टिपेशन से हमें बचना है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन अगर होगी तो उससे क्या होगा, हार्ड स्टूल्स हो जाएंगे, उसको इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वो अगर ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स में 5-6 दिन तक अगर स्टूल नहीं पास हुआ है तो स्टूल एकदम स्टोनी हार्ड हो जाते हैं और वो नॉर्मली पास नहीं होते। तो उसके लिए या तो आपको एनीमा का प्रोसीजर करवाना पड़ता है या फिर एक्सट्रीम केसेस में मैनुअली इवैक्यूएट करने के लिए अंडर एनेस्थीसिया भी हमें पेशेंट का इवैक्यूएशन करना पड़ता है।
तो एक छोटी सी चीज़ का अगर हम ध्यान रखें अपने ये इतने बड़े ट्रीटमेंट के टाइम, कीमोथेरेपी के टाइम, तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। तो जितना कंसंट्रेशन, जितना ध्यान आपका अपनी डाइट पे है, उतना ही ये बावल को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, जिसमें कि जो है कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम है, और उसको मैनेज करने के हमने कुछ टिप्स जो डिस्कस किए हैं, आप उनको फॉलो करो, एंड आई एम श्योर कि आपका जो कीमोथेरेपी का साइकिल है वो नॉर्मल टाइम पे चलता रहेगा और काफ़ी हद तक वो कॉम्प्लिकेशन फ्री रहेगा। So thank you in the end for watching my videos. You all have been very motivating. I get a lot of comments and likes from you, and do write to me if you want to discuss any topic. We'll try to make videos on those topics. So like, share and subscribe our channel. Thank you very much.